कहते हैं अच्छा खान पान, बैलेंस डाइट ही असली हेल्थ इंश्योरेंस है। कैसा खान पान ले कि कोई भी वायरस, कोई भी डिजीज आपकी बॉडी में सरवाइव कर ही ना पाए। नेचुरोपैथ डॉक्टर एनके शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एनके शर्मा, जाने माने नेचुरोपैथ। और आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि अल्कलाइन डाइट जिसकी आप बात करते हैं वो क्या है। जिस तरह कहा जाता है कि फल सब्जियों का इंटेक आपकी बॉडी में काफी बड़ी मात्रा में होना चाहिए। 75%, 75% आपकी डाइट में फल और सब्जियां होनी चाहिए। तो क्यों ह्यूमन बॉडी में अल्कलाइन लेवल अच्छा रखना जरूरी है? क्या होती है अल्कलाइन डाइट? इस पर आज हम आपसे जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर शर्मा बताइए हमें कि अल्कलाइन बॉडी क्या होती है, क्यों जरूरी है कि अल्कलाइन लेवल बॉडी का अच्छा रखा जाए, कौन सी ऐसी डाइट है जो हमारी बॉडी में अल्कलाइन लेवल अच्छा रखती है? जी। सभी दर्शकों को नमस्कार और पूर्णिमा जी आपको भी मेरा नमस्कार। तो ये एक बहुत आवश्यक विषय है और लोगों को जानना भी बहुत जरूरी है कि कुदरत ने हमारे जब रक्त तो हमारे ब्लड को एक पर्टिकुलर रेशियो दिया अल्कलाइनिटी और एसिड का। तो हमारा जो ब्लड है वो 7.35 यानी कि करीब करीब 7.4 के आसपास हमारा जो पीएच है वो ब्लड में मेंटेन रहना चाहिए। तो इसलिए हमारे खान पान में उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि जिसमें एसिड जो है वो 20% है हमारे भोजन में होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो आपने अभी भी कहा कि 75% के आसपास, तो 75-80% हमारा भोजन अल्कलाइन होना चाहिए जी। तो अब यहाँ पे अल्कलाइन जो फूड है उसमें डेफिनेटली अगर हम एक सिंपल सी भाषा में कॉमन सेंस से कहें तो वो मैक्सिमम फल सब्जियां ही है। लेकिन अल्कलाइन का मतलब ये नहीं कि केवल फल सब्जियां ही होता है। अल्कलाइन में आपका पानी भी रोल प्ले कर रहा होता है। अल्कलाइनिटी में आपका ऑक्सीजन लेवल भी काम कर रहा होता है। अल्कलाइनिटी में आपके मानसिक नेगेटिव इमोशंस भी पॉजिटिव इमोशंस भी काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए अल्कलाइनिटी के बहुत सारे फैक्टर हमारे साथ एक साथ जुड़ने चाहिए। फल सब्जियां तो एक वन ऑफ द फैक्टर है बेसिकली। तो अब हमें समझना क्या है कि हमारे बॉडी में ज्यादा अम्ल कौन पैदा करता है। जो अम्ल यानी कि एसिड लेवल हमारे ब्लड में कौन चीजें हाई करती है। एसिडिटी हम उसको कहते हैं जो पेट में होती है, वो एसिडिटी नहीं है। एसिड लेवल का मतलब है जब कोई चीज प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हो जाता है तो उसके बाद जो उसका रेसिड्यूल बचता है, उस रेसिड्यूल को, वेस्टेज को जो है हम लोग एसिड वेस्टेज या अल्कलाइन वेस्टेज हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से अब सबसे ज्यादा जो हमारे बॉडी में अगर खान पान के अंदर देखा जाए तो एनिमल जो प्रोटीन्स होते हैं वो सबसे ज्यादा हाईली बॉडी के लिए थोड़े टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा कोई मीट अंडे मतलब मछली ये सब जो प्रोटीनस फूड जब खाता है तो प्रोटीन का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो सब यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह कई तरह के एसिड्स हैं, तो वो ज्यादा बॉडी में से रिलीज होते हैं और उसके कारण हमारे बॉडी का जो है कैल्शियम भी बहुत जबरदस्त लॉस होता है। क्योंकि बॉडी का एक अपना एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है कि जब भी हम कोई हाई एसिडिक खाना खाते हैं तो कैल्शियम और हमारे दूसरे मिनरल उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। और फिर एनिमल प्रोटीन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो हम कभी भी कच्चा नहीं खाते कि जानवर को मारा और खाया जैसे कि दूसरे जानवर करते हैं, तो उसको कुकिंग या रोस्टिंग करनी ही पड़ती है। तो उसके कारण उसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज उसमें ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, विटामिन सी उसके अंदर नहीं के बराबर है। तो रेसिस्टेंस डेवलप करने वाले और अल्कलाइनिटी देने वाले कोई भी फैक्टर एनिमल प्रोटीन्स में नहीं होते। हालांकि वही प्रोटीन अगर उसके बजाय अगर हम नट्स की प्रोटीन लें, स्प्राउट्स की प्रोटीन लें, अब देखिए जहां पर अनाज और दालें भी अगर हम खाते हैं तो उसमें भी दालें थोड़ी हाई प्रोटीनस होने के कारण वो भी हाईली एसिडिक होती है। और हमारे जो रोटी चावल है वो भी थोड़े लाइटर एसिड्स हैं लेकिन मीट से थोड़े कम है। तो ये भी चीजें हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा एसिड करती है। तो इसी तरह
हम लोग जो दूध, देखिए दूध जब माँ का दूध निकलता है और गाय भैंस का ताजा धारोष्ण दूध जब निकलता है तो वो अल्कलाइन होता है। लेकिन जैसे ही दूध को उबाला जाता है और तो उसके बाद में वो एसिडिक कंडीशन में जाने लग जाता है, और फिर वो जब पनीर वनीर बन जाता है तो फिर वो हाई प्योर प्रोटीनस फूड बन जाता है, क्योंकि उसके मिनरल सारे निकल चुके होते हैं प्रोटीन बनाने के या चीज बनाने के चक्कर में। तो चीज और पनीर जो होते हैं वो बहुत हाईली एसिडिक होते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि एसिड क्रिएटर कौन कौन है। तो आज हमारे बिल्कुल, तो मैंने एनिमल प्रोटीन, फिर मैंने कहा चीज, पनीर और ये दूध की आइटम, जो दूध चूंकि घर पाश्चराइज दूध पीते हैं हम लोग, उबाल के पीते हैं। और तीसरा जो है वो है अन्न दालों पर ही निर्भर रहना, तो उसके कारण भी हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है। तो और उसके बाद में अगर मैदा और चीनी अगर हम खाते हैं तो लोगों को ये शायद पता नहीं है कि जो रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं बॉडी के लिए। और इसके साथ में और एसिडिक जो साथ में खाना जुड़ता है वो है हमारा चाय, कॉफी, अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में फॉस्फोरिक एसिड्स वगैरह होती है। तो ये सब एसिड क्रिएटर्स हैं। और अगर इसके साथ में दवाएं जुड़ गई जो कि बहुत ज्यादा एसिड क्रिएटर है, तो फिर वो समझो कि एक प्रकार से आग में जैसे पेट्रोल डाल दिया हो, इस तरह की बात होती है। तो एसिड लेवल, एसिड के कारण क्या होता है, हमारा ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है, जिसको थिकनेस कहते हैं ब्लड की, वो थोड़ी सी थिक होने लगती है। उसके कारण वो हमें थोड़ी थकावट देता है। ऑक्सीजन अच्छी तरह से हमारे बॉडी में कैरी नहीं होते हैं, तो उस चक्कर में फिर हमें जल्दी हम लोग थकने लगते हैं। फिर हमारे सेल उसके अंदर एसिड जो है इरिटेबल होती है, तो वो जाकर जल्दी सेल को खरोंचती है। खरोंचने के कारण क्या होता है कि वो डैमेजेस जल्दी होने लगते हैं। तो आप जरा सोचे ना कि आज आदमी जो है अब 50-55 की आधी उम्र में अपने आप को बूढ़ा मानने लग जाता है। ये कितनी अजीब अनोखी बात है, जरा सोचिए आप। तो जबकि आदमी को तो 80-90 साल में जाकर थोड़ा बूढ़ा मानना चाहिए। तो ये इसका कारण क्या है, हमारी परंपरागत जो एसिडिक खाने की जो आदत है वो इसका मूल कारण है। अच्छा, और हमारे देखिए विदेशों में तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां पर एक प्रथा है कि वो एक बड़ा बॉवल भर के सलाद खाते हैं, बाद में थोड़ा सा नॉनवेज खाते हैं, इस तरह से। या वो स्टीम वेजिटेबल्स खा लेते हैं। तो वो वेजिटेबल्स इतनी खाते हैं कुछ लोग, तो उसके कारण उनको थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। लेकिन भारत की समस्या क्या है कि भारत के अंदर नॉर्मल लोगों में, मतलब मैं बता रहा हूं कि फल सलाद खाने की आदत जोरदार नहीं है। मतलब हम यहाँ पे जो फल सलाद खाते हैं वो प्रसाद की तरह, यानी कि दोपहर को एक आधा कहीं बीच में केला खा लिया, एक आधा एप्पल खा लिया, चलते फिरते कहीं तरबूज खा लिया। तो ऐसे हम लोग इस तरह से जो है हम लोग खा रहे होते हैं। हमारा जो सलाद होता है वो हमेशा एक सलाद की प्लेट आती है ना, तो पूरे 8-10 मेहमान एक साथ उतने सलाद में काम चला लेते हैं। यानी कि 2 टुकड़े प्याज के, 2 टुकड़े खीरे के, 2 टुकड़े टमाटर के, हम समझते हैं कि हमने सलाद खा लिया। लोग जब आप शादी में जाके देखते होंगे ना, तो सलाद कोई इतना सारा भर के प्लेट नहीं लेता। हमेशा लोग है ना दो मूली के टुकड़े, 2 गाजर के टुकड़े, 2 टमाटर के टुकड़े साइड में रखकर और बाद में खाना भरपूर लेते हैं। तो अब इस तरह की तो हमारी आदतें होती है। तो अब ये आदत को थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा कि आप जब भी कहीं जाएं तो आपको जो है फ्रूट और सलाद की मात्रा अब धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ब्लड में एसिड लेवल हाई रहा और फल सलाद नहीं बढ़े तो आपकी बॉडी किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए तैयार है। जॉइंट्स पेन, ब्लड प्रेशर, बुढ़ापा, डायबिटीज, हर कई सो मेनी डिजीज। और सबसे बड़ी बात है, अब जो इस वक्त जो वायरस का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वायरस के लिए बड़ा अच्छा ग्राउंड है इस वक्त जो है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा ब्लड हमें बीमारियां तंग न करें, तो फिर आपके ब्लड को अल्कलाइन करना पड़ेगा। अभी देखिए रिसेंटली ये बात बहुत ज्यादा आप लोगों के सामने कई बार आपकी वीडियो में आपने व्हाट्सएप पे भी लोग देखते होंगे कि एसिड जो है वो कैंसर का दोस्त है और अल्कलाइनिटी जो है वो कैंसर की दुश्मन है। यानी कि कैंसर को पनपने के लिए एसिडोसिस कंडीशन चाहिए, एसिड कंडीशन चाहिए, और कैंसर को रिवर्स होने के लिए अल्कलाइन चाहिए। तो कैंसर उसमें ग्रो नहीं कर सकता अल्कलाइन एनवायरनमेंट में। तो आप समझ लीजिए कि
कोई भी चीज अगर बीमारी पैदा होती है तो उसके लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। तो अब अल्कलाइन एनवायरनमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारा जो आहार है वो ऑर्गेनिक की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आहार ऑर्गेनिक नहीं होता, केमिकलाइज ज्यादा होता है, तो वो केमिकल उसकी जो अल्कलाइनिटी जो वैल्यू होती है ना वो कमजोर कर देती है। तो सबसे पहले तो धरती से स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप उसकी प्रोसेसिंग नहीं करते हो तो प्रोसेसिंग नहीं करने से क्या होता है, उसके फाइबर और मिनरल सब जो हैं वो काफी इंटैक्ट रहते हैं। और तीसरे लेवल पर प्रोसेसिंग का मतलब है अगर हम बहुत ज्यादा हाई हीट पे उसको कुक करते हैं, देखिए कुकिंग तो डेफिनेटली विटामिन सी और अल्कलाइनिटी को बहुत कम कर देती है, ये तो एक डेफिनेट बात है। लेकिन कुकिंग हम ऑलरेडी हमारी हैबिट हो चुकी है, तो इसलिए हमें थोड़ा रॉ ज्यादा खाने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि रॉ के बिना बॉडी को अच्छा अल्कलाइन फूड कभी नहीं मिलेगा। तो उसके लिए कुक जो करते हैं हम लोग, तो अगर वो स्लो कुकिंग है, यानी कि वो माइक्रोवेव या कुकर में नहीं पकाना चाहिए, उसको धीमी आंच पे पकाना चाहिए। आपके साथ में अभी रिसेंटली एक हमारा जो एक इंटरव्यू हुआ था, उसके अंदर आपने मटके के बारे में बहुत बड़ी अच्छी इंटरव्यू ली थी। तो स्लो कुकिंग जो होती है ना, उससे खाना जो है उसकी थोड़ी वैल्यू रिटेंशन हो जाती है, तो थोड़ा बहुत बचा कुचा हमें मिल जाता है बहुत। लेकिन भारतीय जो कुकिंग की तरीका है कि जिसमें बहुत प्याज टमाटर भून लिया, फ्राई कर लिया, वो बहुत उसको बहुत देर तक पका दिया, कुकर में उसको फाड़ दिया, तो ये सब अनाज जो है ये हमारे शरीर को न तो विटामिन सी मिलता है, न एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, न अल्कलाइन तत्व मिलते हैं। तो फिर ये भी एसिड क्रिएटर होते हैं बॉडी में जबरदस्त। कुक फूड भी होता है वो हमें बॉडी में, सब्जी भी होते हुए हम आज हरी सब्जी खा रहे हैं पर बॉडी को तो उतनी नहीं मिल रही है। आज वही देखिए पालक के पत्ते हैं, पत्ता गोभी है, सलाद है, खीरा है, टमाटर है, ये आज अगर हम रॉ खा रहे हैं तो 100% अल्कलिनिटी मिल रही है। लेकिन अगर उनको आपने नींबू को कुक कर दिया या आपने आंवले को कुक कर दिया, आपने सब चीजें कुक कर दी, तो यू हैव टू लूज लॉट ऑफ, इनमें से अल्कलिनिटी विटामिन सी को आपको लॉस करना ही पड़ेगा। तो ये हमारे फिर रेसिस्टेंस को बिल्कुल बिल्डअप नहीं करते। तो एक तो ये भी कारण है कि हमारे खाने में मिनिमम एक बार दिन में कम से कम फ्रूट की डाइट प्रॉपर, नॉट एज ए प्रसाद, यानी कि लंच या डिनर या हमारे ब्रेकफास्ट में एक मील प्रॉपर फ्रूट की होनी चाहिए। और सलाद अच्छी बाउल भर के, जब तक पूरा परिवार खा न लें, एक बाउल भर के, यानी कि मिनिमम 400-500 ग्राम तक सलाद का पूरा बाउल होना चाहिए। जब तक कोई ना खाएं तब तक उसमें स्प्राउट्स वगैरह भी जोड़ लें। तो कारण क्या होता है कि दालें जब 1 इंच तक स्प्राउट हो जाती है तो देन दे बिकम अल्कलाइन। वैसे अगर नॉर्मल दाल खाएंगे तो इट इज एसिडिक, लेकिन स्प्राउट्स होते ही वो अल्कलाइन हो जाती है। तो वो स्प्राउट्स और सैलड जो है वो अच्छी मात्रा में खा के फिर लोग खाना खाएं, स्लो कुकिंग करें, और जितना वो ग्रेन ज्यादा खा रहे हैं, देखिए अगर ग्रेन दाल पहले की तरह खाते रहेंगे या नॉनवेज खाते रहेंगे तब तो वो एसिड को मेंटेन कर रहे हैं। अगर उसको थोड़ा कम कर दें, उसकी मात्रा थोड़ी कम करते जाएं, तो उससे क्या होगा कि उनको अच्छा ब्लड अल्कलाइन मिलेगा, तो रेसिस्टेंस हाई होगा, और वायरस से ही नहीं बल्कि कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग बचेंगे। और इसके साथ फिर एक चीज और जोड़नी पड़ेगी, वो है पानी। देखिए पानी जो है, शहर का पानी जो है वो 7 पॉइंट के आसपास ही होता है, जो थोड़ा सा एसिडिक है। एक्चुअली जो सिटी वाटर है ना वो एसिडिक है, और आरओ वाटर तो लोगों को पीना ही नहीं चाहिए, उसमें सारे मिनरल खत्म हो जाते हैं। तो अल्कलाइन वाटर जो है वो जैसे स्प्रिंग वाटर कहते हैं, जो कि ऊपर से पहाड़ों से आता है, वो तो खैर मिलना मुश्किल है आजकल हमारे जमाने में, और केमिकल डाल के पानी को प्रिजर्व करना पड़ता है। तो मेरा मानना ये है कि धीरे धीरे थोड़ा पीछे आ जाइए और मटका लाके घर में रखिए। मटका पानी को बहुत अल्कलाइन करता है, क्योंकि मिट्टी के जो मिनरल्स होते हैं वो भी उसमें अवेलेबल होते हैं, और उसमें ऑक्सीजनेशन काफी अच्छा होता है। तो मटके का पानी पीने से भी लोगों को थोड़ा अल्कलिनिटी मिलती है, और नहीं तो फिर उनको थोड़ा पानी में नींबू डालना या तुलसी के पत्ते डालना, पुदीने के पत्ते डालना, ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और अब तो मैं कोई बहुत ज्यादा इस फेवर में नहीं हूं कि अल्कलाइन पानी पीने के लिए मशीनें खरीदी जाएं आपको, क्योंकि मैं इसको लाइफस्टाइल नहीं बनाना चाहिए। पानी जो है डेफिनेटली हमारा 70% बॉडी की नीड है, तो पानी की क्वालिटी को ध्यान देना भी बहुत जरूरी है कि वो थोड़ा अल्कलाइन की तरफ रहे। और उससे बल्कि मैं खुद अल्कलाइन वाटर यूज करता हूं हमारे कैंसर के और बड़े बड़े मरीजों के लिए, जिससे काफी अच्छा रिजल्ट आता है। और उसके बाद दूसरा फैक्टर जो है वो है हमारा हवा। अगर इसीलिए आपने कभी देखा होगा
कि आप जब अच्छी हवा के उस एरिया में जाते हैं तो आप उस समय ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, आपकी भूख अच्छी खुल जाती है और आपको रिलैक्सेशन आती है, आपकी नींद बड़ी अच्छी आती है वहां पे। कारण क्या है? ऑक्सीडेशन, ब्लड अल्कलाइन हुआ, थिकनेस ब्लड की कम हो गई, ब्लड थोड़ा पतला हो गया। तो अब इस ब्लड को पतला करने के लिए डॉक्टर जो है एस्पिरिन देते हैं जिससे कि ब्लड पतला हो जाए। तो आपको झूठा मोटा आर्टिफिशियल ब्लड पतला करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी अच्छी हवा में, मैं कहता हूँ पार्क में चले जाएं सुबह सुबह, तो 1 घंटा भर थोड़ा जाके वहां पे प्राणायाम कर लें तो उससे भी अच्छी ऑक्सीजनेशन हो जाती है, तो ब्लड उससे भी कम एसिडिक रहता है हमारा, तो इससे भी फर्क पड़ता है। और लास्ट जो है उसमें बताना चाहूंगा वो है हमारा नेगेटिव इमोशन। देखिए हम 24 घंटे अगर अपने आप को ऑब्जर्व करें, आपका एक भी, देखिए 2 चीजें अनहैप्पी और हैप्पी, जरा सा अनहैप्पी हुए तो 1 सेकंड में पूरी बॉडी का केमिकल पॉइजनस होने लग जाता है और एसिडिक होने लग जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी मान लो मैंने एक बात बुरी, एक आदमी को मैंने देखा, मुझे बड़ा बुरा लगा और मैं अंदर से ना परेशान होने लगा, इरिटेट होने लगा मेरा माइंड, तो मेरा हार्मोन चेंज होने लग गए। मैं किसी देश के बारे में, मैं किसी आदमी के बारे में, मैं किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में या पुलिस के बारे में मैं गलत बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन को लेकर बात कर रहा हूँ, तो मैं तो अनहैप्पी हूँ, नुकसान मेरे को हो रहा है। अब हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम तो डेफिनेटली गलत बात भी तो करेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, हम कैसे बचेंगे? लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। क्यों? एज ए ह्यूमन बीइंग वी कैन नॉट एस्केप ब्लेम करना, कंप्लेंट करने से बच नहीं सकते हम लोग। तो कहने का मतलब क्या है, आपको है ना, अगर पॉजिटिव आपका अल्कलाइन ब्लड रखना है ना, तो जैसे कहते हैं ना कि हर पल थैंक्स में जियो, ग्रेटिट्यूड में जियो। जो तुम्हें जिंदगी मिल रही है, जितनी मिल रही है, उसको शुक्र है, थैंक यू गॉड, ग्रेटिट्यूड में जियो, एक हैप्पी मूड में जियो और मन में दिमाग में रखो कि मुझे मस्ती में रहना है, मुझे दुखी नहीं होना है। तो उससे क्या होगा, हार्मोन आपका पॉजिटिव रहेगा तो खून पतला रहेगा, उससे फिर जल्दी सेल डैमेज नहीं होते। तो देखिए क्या होता है, अल्कलाइन का नाम लेते हैं ना तो लोग सीधा केवल फल सब्जियों की ही बातें करेंगे, जनरली मैं बताता हूँ, लेकिन उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आपको ये जो जितने मैंने फैक्टर्स बताए हैं, हवा भी, पानी भी, माइंड भी, और आपका धरती भी, एनवायरनमेंट भी, और आपका खाना पीना भी, और कुकिंग भी, रॉ भी, ये सब चीजें पूरी जब एक साथ टोटल मिलती है तो फिर अल्कलाइन का रियल बेनिफिट हमारे जीवन में मिलने लगता है। जी बिल्कुल, बहुत अहम बातें आपने बताई कि किस तरह से जो हवा है, पानी है, एनवायरनमेंट है, इन सब का बहुत अहम रोल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि डाइट को लेकर जिस तरह आपने फोकस किया कि अल्कलाइन डाइट जो है वो चाहे आप स्प्राउट्स लें, चाहे आप फल लें, चाहे आप सब्जियां लें, लेकिन हमारी इंडियन डाइट ऐसी है, वो आदत जो डिपेंडेंस है अनाज पर, वो कैसे कम की जाए? नहीं देखिए, एक्चुअल में मैं अनाज टोटल निकालने के लिए भी नहीं कहता, क्योंकि हम को क्या होता है, आते होती है, बहुत ट्रेडिशनल आते हैं लोगों की, और मैं एक्सट्रीम में फल सब्जियों पे जीने के लिए भी नहीं कहता, पर मैं यूं जरूर कहता हूं कि सबसे पहले अपने पैसों से आप घटिया रिफाइंड प्रोसेस्ड टीन्ड कैंड खाना लेकर मत आइए। मजबूरी में खाना अलग बात है क्योंकि वो तो जिंदा रहना है, लेकिन आप जब तक आपके हाथों में वो चीज है, आप कंट्रोल कर सकते हो। आप जब ग्रोसरी शॉप में जाते हो तो आपके सामने चॉइस रहती है, तो आप ऐसा चॉइस करो खाने को जो होलसम हो, टोटल हो, ज्यादा उसमें से नष्ट नहीं हो गया हो, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। और फिर घर में लाकर आप कोशिश ये करें कि ग्रेन की मात्रा, आप अगर रोज मान लो कि 100 ग्राम ग्रेन खाते थे तो अब थोड़ा उसको धीरे धीरे 75 ग्राम करो, फिर और थोड़ा करते करते 50 ग्राम पे आ जाओ। पूरा मत निकालो, मैं कहता हूँ आधा ग्रेन रखो ताकि थोड़ी हैबिट कुक फूड की बनी रहे। तो उससे क्या होगा, एक बैलेंस डाइट आपके लाइफ में चलती रहेगी, आप कुकिंग का भी मजा लेते रहोगे। और रॉ, देखिए बॉडी को कोई 100% रॉ फूड नहीं चाहिए, बॉडी को कोई 100% ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बॉडी को कोई 100% सनशाइन नहीं चाहिए। बॉडी बड़ी इकोनॉमिकली, अगर थोड़ा भी अच्छा मिल गया ना तो भी बॉडी जो ना अच्छा सरवाइव कर जाती है। तो इसीलिए अगर हमारे खाने में अगर 70% 75% फ्रूट, सैलड, स्प्राउट्स, नट्स और जूसेस अगर ये बढ़ भी गए तो इससे हमारा अल्कलाइनिटी बड़ी अच्छे ढंग से मेंटेन होगी और हम ऑटोमेटिकली हम दोनों वर्ल्ड को एंजॉय कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल मानना होता है ऐसे। जी, जैसे कहा जाता है कि जो अल्कलाइन लेवल है और एसिड लेवल है, उसका एक बैलेंस होना चाहिए बॉडी में, क्या?
नहीं, देखिए वो बैलेंस हमें सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर हमने बहुत अच्छी ऐसा बात सोच कर रहे लिया हैं। ना कि कारण क्या, इट इज बॉडीज जॉब टू मेंटेन। देखिए एक बात बताऊं आपको, जानकर के हैरानी होगी कि हम 50 साल तक, 60-70 साल तक भी हम लोग मैक्सिमम नॉनवेज खाते हैं, रोटी दाल खाते हैं, ब्रेड बिस्किट खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, चाय कॉफियां पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं कई सालों तक। तो आप जरा सोचें, हम जिंदे हैं उसके बावजूद भी। तो इसका कारण क्या मालूम है? आपका ब्लड, आप कितना भी एसिडिक खा लो, आपका ब्लड आपका 7.35 जो पीएच वैल्यू है ना, उसी को ही मेंटेन करेगा। तो बॉडी, इसका कारण क्या है? बॉडी अपने में से मिनरल निकाल कर, लीच करके, लूट करके वो एसिड को न्यूट्रलाइज करती चली जाती है। और बीमार कब पड़ती है? जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है हमारा हमारा गोडाउन, हमारा रिजर्वायर, समझे ना। तो इसीलिए क्या होता है कि कैल्शियम जैसे एक हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है। कैल्शियम चूंकि न्यूट्रलाइजर है, तो ये सब चीजें हैं। क्या होता है कि इसलिए आप अगर आप इस तरह से खान पान जो अभी 75% नेचुरल रखेंगे और बाकी थोड़ा 25% होल फूड रखेंगे, और बाकी 10%, मेरा मानना क्या होता है, लोगों को इतना मर मर के जीने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये सारे दिन इस भाषा को भी नहीं सोचना चाहिए ये अल्कलाइन है ना, ये एसिडिक है। एक बार दिमाग में एक सिंपल सी चाबी रख लो कि फ्रूट सैलड स्प्राउट्स नट्स ज्यादा खाना है, मुझे अनाज दाल कम खानी है, या मुझे नॉनवेज कम खाना है, बस ये एक चाबी पकड़ के रख लो। फिर बाद में दिमाग पच्ची करो ही मत, मैं तो यूं कहता हूं। और बाकी 10% जो तुम्हारी पसंद का खाना है, जिसको तुम एंजॉय करते हो ना, तो कभी कभार उसको जरूर एंजॉय करो, क्योंकि इतना डर डर के मर मर के जीने की दुनिया में कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। बहुत आपने अच्छी बात की कि थोड़ा बहुत आप लिवरेज ले सकते हैं, थोड़ा बहुत आप लिबर्टी लेना ले ही सकते हैं चाहिए। अपने मनपसंद खाने को लेकर। बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट होने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन 40 के बाद या 50 के बाद जब आपने एक जो इंडियन डाइट पैटर्न है उसको फॉलो कर लिया, आपने हर तरह का खाना खा लिया जो आपकी बॉडी को नुकसान करता है, आपने फ्रूट्स भी नहीं लिए, वेजिटेबल भी नहीं लिए, अल्कलाइन तो भूल ही जाइए कि ये शब्द सुना भी होगा कभी एक उम्र तक। लेकिन क्या उसके बाद रिवर्स हो सकती है? हाँ, देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं पूर्णिमा जी कि हम जब पैदा होते हैं ना, तो हमारी 25 साल तक की उम्र तक हमारी बॉडी जो है ना, इतनी हेवीली मतलब नेचुरली अल्कलाइन होती है कि हम कितना भी एसिडिक खाना खाएं, जंक फूड खाएं, कैसे भी खा लें, आपने देखा होगा हम बीमार नहीं पड़ते, बल्कि हम जैसे होता ना, हम उस समय कह रहे होते हैं हम तो लकड़ हजम है जी, हम तो पत्थर हजम है जी, हम उस तरह की बातें करते हैं। फिर जब 40-50 की उम्र आती है तो हम कहते हैं पता नहीं जी, आजकल ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कारण क्या है? जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है ना, तो उसके बाद आपका अल्कलाइन लेवल कम होने लगता है, एसिड लेवल हाई होने लगता है। बुढ़ापा का मतलब ही यही है, हाई एसिड लेवल, अल्कलाइन लेवल लो। बुढ़ापा का मतलब ये होता है। तो इसीलिए हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि सेल रीजनरेट नहीं होते हैं हमारी बॉडी में। अब पहले की तरह न्यूट्रलाइजिंग उतनी स्ट्रॉन्ग प्रोविजन नहीं रह गई है। तो इसीलिए जैसे जैसे 50 साल के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, तो लोगों को क्या करना चाहिए कि फल, सलाद, स्प्राउट्स, नट्स, जूसेस, इसको तो मैक्सिमम करते चले जाना चाहिए, और धीरे धीरे अपना जो ग्रेन, दाल, नॉनवेज जो भी खाते हैं वो एकदम थोड़ा रिड्यूस कर देना चाहिए। जिसने ये चाबी पकड़ ली ना, वो जीवन में जीत ही जाएगा, उसको प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। देखिए पूर्णिमा जी, मैं हर प्रोग्राम में आता हूं तो मैं ये कहता ही हूं कि देखिए मैं भी अब करीब 71 का हो गया हूं, और मेरे जीवन में डिजीज एक इम्पॉसिबल वर्ड है, मैं ये बार बार कहता हूं। मैंने कहा ना, मुझे खुद की भी पूछे बिना नहीं आती। कारण क्या है? क्योंकि मैं खुद भी ग्रेन जो है मैं जितना कम खा सकता हूं मैं खाने की कोशिश करता हूं, जितना मेरी तरफ से। और मैक्सिमम मेरा जो खाना है रोज का, वो फ्रूट्स है, सैलड्स है, नट्स है, स्प्राउट्स है, जूसेस है, ये मेरा मैक्सिमम खाना है। इसीलिए मैं बचा रहता हूं और मेरी एनर्जी बहुत हाई रहती है, और मैं एक्टिव रहता हूं। जैसे मैं मेरे 20 साल 25 साल वाली जो एनर्जी थी ना, मैं आज भी वही एनर्जी महसूस करता हूं। मेरे लिए थकावट बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कारण क्या है? क्योंकि अल्कलाइन ब्लड है मेरा, यूं तो। और मुझे सर्दी गर्मी भी महसूस नहीं होती, मुझे ज्यादा मुझे क्योंकि मेरा अंदर से खून ठंडा सा, बोलते हैं ना ऐसे, मेरा ब्लड प्रेशर नीचे रहता है हमेशा, मेरी पल्स बहुत नीचे रहती है। क्यों? मैं कोई स्टिमुलेटिंग फूड खाता ही नहीं, तो मेरी पल्स भी जो है 65-70 रहती है, और मेरा ब्लड प्रेशर 115 और नीचे का 75 रहता है। आप जरा सोचिए, इस उम्र में तो लोगों का 160-70 चला जाता है, और मेरा जो है नीचे रहता है। कारण क्या है? क्योंकि मैंने ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया है। तो लोग जो है थोड़ा सा केयरफुल होके जिए,
तो उनका जीवन उनके हाथ में है। जी बिल्कुल, केयरफुल होके जिए तो उनका जीवन उनके हाथ में है, वही एनर्जी लेवल मेंटेन किया जा सकता है जो आप 25 की उम्र में जीते थे। फर्क जो आपने बहुत अहम बात बताई कि जो बुढ़ापा है और जो यंग एज है उसमें फर्क अल्कलाइन लेवल का ही है, तो बिल्कुल। डॉक्टर हमें नहीं समझाते हैं, ऐसा क्यों? अब देखिए उसमें मेरा मेरा ये मानना है कि जब डॉक्टर डॉक्टर बनने जाता है ना, वो हेल्थ के लिए डॉक्टर बनने नहीं जाता, वो आपको दवाई देने के लिए डॉक्टर बनने जाता है, वो केमिकल स्टडी करता है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि मेडिकल साइंस में न्यूट्रिशन का पूरा जो है ना 1% पूरे 99% तो मेडिकल स्टडी है, अनाटॉमी फिजियोलॉजी और केमिकल स्टडी, दवाओं की स्टडी है। लेकिन न्यूट्रिशन जो है ना उनका मुश्किल से 1% ही उसका विषय है उनके पूरे 4.5-5 साल के कोर्स में। तो ऐसी कंडीशन में बेचारों को न्यूट्रिशन समझाया नहीं जाता, वो तो डॉक्टर खुद ही न्यूट्रिशनिस्ट पे डिपेंड रहता है, उसको खुद को नहीं मालूम कि मैं क्या न्यूट्रिशन खाऊं, मतलब वो खुद भी नहीं जानता, मतलब दे आर नेवर टॉट, इट इज नॉट दैट देयर फॉल्ट। वो जब उनको तो सिर्फ ये सिखाया जाता है कि ये दवा क्या काम करती है, इसका फायदा नुकसान क्या होता है, दैट्स ऑल। तो वो उसी पर काम कर रहे होते हैं। तो इसी लेकिन मेरा ये मानना है कि अब वो जमाना खत्म हो गया कि जहां पे एलोपैथिक सिर्फ एक मेडिकल केमिकल साइंस ही बन के रह जाएगा। अब अगर सचमुच दुनिया का भला करना है तो मेडिकल साइंस को अब आयुर्वेद और नेचुरोपैथी सब मिला के एक होलिस्टिक साइंस का डेवलपमेंट करना चाहिए कि जिससे लोगों को रियल में लाभ मिले, और जहां दवा की जरूरत है तभी दवा दी जाए, नहीं तो कम से कम हेल्थ साइंस तो सिखाया जाए मरीज को कम से कम। और आयुर्वेद देखिए इस मामले में बहुत ही हमारा बढ़िया साइंस है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि वात पित्त कफ का जो फॉर्मूला है ना, ये संसार का कोई भी डॉक्टर और साइंस आज तक नहीं समझ पाया। अब देखिए हम कॉमन सेंस से जानते हैं कि गुड़ गर्म होता है, कॉमन सेंस से जानते हैं कि शहद गर्म होता है, अदरक गर्म होती है, हम कह सकते हैं ना, हम कॉमन सेंस है। लेकिन एलोपैथी या और किसी साइंस में इनके लिए गर्म ठंडा कुछ होता ही नहीं है। हम कहते हैं खीरा ठंडा होता है, दही ठंडा होता है, हम बोलते ना ऐसे, लेकिन एलोपैथी शुरुआत से बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, गर्म ठंडा वर्ड ही नहीं है एलोपैथी में, गर्म ठंडा वर्ड ही नहीं जानते ये लोग, इनके लिए ना तो वात पित्त कुछ भी नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में कितना सुंदर सिद्धांत है कि आज वो लोगों ने इतनी अच्छी पहचान की है कि कौन सी चीजें वायु करती है, कौन सी चीजें पित्त बढ़ाती है, कौन सी कफ पैदा करती है, तो कितना अच्छा अध्ययन है। लेकिन अब ये कंबाइंड होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और या नहीं तो और नहीं कंबाइंड होता है तो फिर एलोपैथी को अपनी जगह पे रहने दो। हमें तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी ऐसे नेचुरल चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जब हम बीमार पड़ते हैं। इमरजेंसी में भले जाके 1-2 दिन के लाभ ले लें एलोपैथी का, लेकिन बाकी समय आके फिर आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी में जाना चाहिए लोगों को। जी मैं फिर इस कार्यक्रम का जो टाइटल है उस पर लौटना चाहूंगी। क्या वजह है कि कोई भी वायरस सरवाइव नहीं कर पाता एक अल्कलाइन बॉडी में जिसका पीएच लेवल अच्छा है, जिसने फ्रूट्स, फल, सब्जियां अच्छी ली हैं, जो अच्छा वाटर क्वालिटी वाटर इनटेक है, जिसका जो ऑक्सीजन भरपूर लेता है, ऐसा शरीर में क्यों वायरस सरवाइव नहीं कर पाता? पूर्णिमा जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और अब आज लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हर मानव को ये समझना चाहिए कि परमात्मा पागल नहीं है वायरस बनाकर उसने कोई बेवकूफ़ी का परिचय नहीं दिया। वायरस लाखों वायरस के साथ हम पैदा हुए हैं, मानव पैदा हुआ तो वायरस भी, बैक्टीरिया भी पैदा हुए, और वो हमारे साथ पैदा हुए। हम धरती से जाएंगे तो वो भी चले जाएंगे, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा रहने वाले हैं। बट वो हमारे आसपास आज भी है। कोरोना कोई आज ही आया ऐसा तो नहीं है कि इतने हजारों सालों तक सोता रहा और सडनली उसको लगा अरे मुझे जाना था यार, मुझे अटैक करना था, मुझे भूल ही गया, तो ऐसा करके कोई अटैक करने नहीं आया। एक्चुअल में जब हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड हो जाती है ना, तो कोई भी वायरस को वहां पे काम करने के लिए अच्छा एक सॉइल मिल जाती है। देखिए, अपने आप वायरस या बैक्टीरिया को आप पे अटैक करने का कोई शौक नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि मच्छर गंदगी पैदा करेंगे तो मच्छर आ ही जाएंगे। आपने गंदगी पैदा नहीं की, घर को साफ रखा, तो मच्छर आए ही नहीं। तो अब आपका घर था भाई, आपको सफाई रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो गंदा कर दो, तो आ ही जाएंगे। तो वायरस जो है ना, ये कोई पागल नहीं है। मतलब लोग समझते हैं कि अटैक कर दिया, अटैक कर दिया। अरे भैया, वो तो अटैक करते नहीं है, वो कहते हैं
आदमी मुझको अट्रैक्ट कर रहा है, इसने जमीन पैदा कर दी है, इसने एसिडिक ब्लड बना दिया है, इसने इम्यूनिटी लो कर दी है, जाओ भैया इससे घर में जाएंगे तो कोई हमें मार पीट के भगाएगा नहीं जल्दी से। तो इसीलिए क्या होता है, अब देखिए, मुझे दुख किस बात का होता है कि हमारी पूरी विश्व की सरकारें, सिर्फ भारत की सरकार नहीं, विश्व की सरकारें वायरस के लिए वैक्सीन ढूंढ रही है, लेकिन ब्लड अल्कलाइन हो, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, हेल्दी हो हमारा लाइफस्टाइल, उसके ऊपर कहीं पर भी कोई भी काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है। सब डर है सबके पास में, घर में दुबक के बैठे हुए हैं, धूप से बच रहे हैं, गले मिलने से बच रहे हैं, बेचारे जो प्यार होता था उससे ऊर्जा बढ़ती थी वो भी सब खत्म हो गई है, एंटरटेनमेंट खत्म हो गया है लोगों का। तो होता क्या है कि जिससे इम्यून सिस्टम बढ़ता है, यानी कि हंसने से, नाचने से, गाने से, अच्छे आहार से, ध्यान करने से, मंदिर जाने से, पूजा पाठ करने से, जो जिन से बढ़ता था, जिम जाने से, जूस पीने से, तो इन सब चीजें से जो हेल्थ बढ़ता था उसके ऊपर तो काम हुआ नहीं। योग पार्कों में योग होना चाहिए था, प्राणायाम होना चाहिए था, लोगों को छूट देनी चाहिए कि जाओ पार्कों में योगा करो, प्राणायाम करो, जाओ नाचो, डांस करो, जिससे इम्यून सिस्टम बढ़े, अच्छी हवा खाओ, धूप खाओ। अब जानते हैं कोरोना का ये तो प्रूवन फैक्ट हो गया है कि विटामिन डी जो है वो कोरोना का किलर है। तो विटामिन डी जो है वो सनशाइन के बिना कभी आने वाला नहीं, अब घर में दुबक के बैठ के कैसे आ जाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब है कि सरकार को जो है वैक्सीन जरूर बना ले, उनकी मर्जी है तो, पर कम से कम भाई लोगों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की सुविधा तो करें कम से कम, ये मेरा कहना है। जी, आपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की बात की, और लगभग हर रोज हर इंसान यही बात सोच रहा है कि कैसे मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, कैसे मैं खुद, मेरी जो शरीर की ताकत है वो इतनी मजबूत हो कि कोई भी बीमारी उस पर अटैक ना कर पाए। और वो अभी जो जो कहें कि एक लोगों के दिमाग में सोच है कि यहाँ तक लोग सोचने लगे हैं कि मतलब हम जिंदा रह पाएंगे कि नहीं अगर हमें कोई बीमारी है। जिन लोगों को ज्यादातर अब डाइट की वजह से ऐसा हो चुका है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को लाइफस्टाइल के बहुत सारे डिजीज हैं, तो लोगों में ये डर बहुत है कि अब घरों में सिमटे रहे, पता नहीं बाहर की हवा कैसी हो, कहाँ कौन सी बीमारी कब आ रही है पता ही नहीं चल रहा। तो ये डर है। तो ऐसे में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में लोग सबसे ज्यादा सोच रहे हैं। तो वो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे हो, क्या होती है इम्यूनिटी? देखिए पूर्णिमा जी, मुझे सबसे बड़ी हैरानी क्या होती है कि मानव धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और पूरी दुनिया आज जो है डर गई एक छोटे से क्षुद्र, यानी कि इतने छोटे से जीवाणु से डर कर दुनिया में जी रही ना, इससे बड़ी शर्मनाक बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। यानी कि हम एक वायरस के सामने हम बहुत छोटे पड़ गए हम लोग, ये समझने की बात है। तो और मुझे क्या लगता है, भगवान ने ऐसी क्या कमी रखी भाई कि जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग ना हो। उसने उस सब भर भर के तुम्हें दिया है। तुम्हें आज देखो ना, पेड़ पौधे दिए अच्छी ऑक्सीजन देने के लिए, तुम्हें एनवायरनमेंट दिया है, तुम्हें धूप दिया है, तुम्हें प्लैनेट्स दिए हैं, उसने तुम्हारे खाने के लिए फल सब्जियां पैदा की है। आज तुम्हें डांस दिया है, तुम्हें संगीत दिया है, तुम्हें हंसना दिया है, तुम्हें नाचना दिया है। क्या कमी रखी भगवान ने। अब अगर तुम गलत का चुनाव तुम कर जाते हो तो उसमें अब कोई कौन रोक सकता है। तो कहने का मतलब है इम्यून सिस्टम तो मिलाया है। देखिए ना, 84 लाख योनियों में कभी किसी प्राणी को कभी कोई वायरस अटैक नहीं करते, ये मानव को ही अटैक करते हैं बस। कारण क्या है? क्योंकि उसकी चॉइस गलत हो जाती है, जबकि जो बेचारी बाकी जो योनियां हैं वो अपना नेचुरल लाइफस्टाइल जी रही होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हमें जागना पड़ेगा और हमारे आसपास इम्यून सिस्टम तो हम लेकर पैदा हुए हैं, उसको कमजोर करने के जो रास्ते हमने खोल दिए हैं, नेगेटिव भावों में जीना, एक्सरसाइज नहीं करना, हवा में नहीं जाना, धूप में नहीं जाना, और जंक फूड खाना, रिफाइंड प्रोसेसिंग कुकिंग कर करके फूड को डैमेज कर करके खाना, और दवाएं खूब खाना, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जीना। तो ये सब चीजें आज भी तो कल समझनी पड़ेगी और इनको समझकर अपनी लाइफ को एक यू टर्न देना पड़ेगा, तब जाके हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। जी, आपसे जो मैं एक बार ये सवाल पहले भी पूछ चुकी हूँ कि अगर मुझे कोई दिक्कत है, या मेरा मान लीजिए कि कैल्शियम कम है, या विटामिन डी बॉडी में कम है, या कोई ऐसी बीमारी मुझे है, या बीपी की प्रॉब्लम है, या शुगर है,
तो क्या वो नेचुरल डाइट से, अल्कलाइन डाइट से, और एक खास उम्र के बाद, आप 40-50 के हो चुके, क्या इस उम्र के बाद भी वो सब कुछ रिवर्स हो सकता है? और क्या मेरी बॉडी वापस एक हेल्दी शेप में आ सकती है, जिसकी आप बात करें कि 25 जैसा अनुभव होता है अगर आपको 70 की उम्र में भी? हाँ, देखिए पूर्णिमा जी, क्या होता है कि हर आदमी को ये समझना बहुत जरूरी है, हमारा शरीर जो है ना अब नॉर्मल फंक्शन करने के लिए डिजाइन नहीं है, नॉर्मल फंक्शन करने के लिए मजबूर है, नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। और बीमारी उसकी मजबूरी है। हम लोग गलत कारण कई सालों से देते चले जाते हैं ना, तो बॉडी डैमेज होती चली जाती है, एसिडिक खाना देते हैं, एसिडिक होती चली जाती है, तो वो फिर उसका इफेक्ट आने लगता है और बॉडी बीमारी के रूप में बोलने लगती है। आप वो कारण को बंद करो और आप नॉर्मल कॉज देना शुरू करो जो बॉडी की नीड है, तो धीरे धीरे बॉडी रिवर्स होकर फिर वापस नॉर्मल फंक्शन करने लग जाती है। तो जिस तरह बीमार पड़ना डेफिनेट होता है ना गलत कारणों से, उतना सही कारण मिलने से स्वस्थ होना भी उतना ही डेफिनेट होता है। क्यों डेफिनेट होता है? क्योंकि आपसे ज्यादा आपका शरीर परेशान है आपको नॉर्मल करने के लिए, आपको बैलेंस में रखने के लिए, आपको जीवित रखने के लिए और नव निर्माण करने के लिए। वो आपसे ज्यादा परेशान है, वो कहता है मेरी प्लीज मदद करो, मैं तुम्हें पूरी आयु तक लेके जाऊंगा। लेकिन आदमी मदद नहीं करता तो छोटी उम्र जी जाता है, बस सिंपल सी बात है ये। जी, तो मतलब क्या ऐसा है कि साल भर में या 6 महीने में जो बीमारियां हमने इतने सालों में इकट्ठी की हैं, उसको शरीर अच्छी डाइट देने से रिकवर कर जाए? जैसे लिवर को आपको नुकसान पहुंचाए, कोई ऐसी देखिए बहुत पॉसिबिलिटी है? हाँ, देखिए पूर्णिमा जी, अगर बहुत डैमेजिंग कंडीशन में कोई ना पहुंच चुका हो कि लिवर सिरोसिस हो गया, किडनी पूरी फेल हो गई, या उसका हार्ट के मसल 10% ही काम कर रहे हैं, और ब्रेन जो है डिजेनरेट हो गया, पार्किंसंस हो गया, नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया, तो कई लोग है ना बहुत इरिवर्सिबल कंडीशन में, टर्मिनल में पहुंच जाते हैं, तो उनको भी फिर भी कंफर्ट मिलता है, उसको भी कम से कम वो थोड़ा अच्छे ढंग से क्वालिटी लाइफ को जी सकते हैं, ये मैं गारंटी देता हूं लोगों को। लेकिन मैक्सिमम लोगों में, यानी कि मैक्सिमम लोग जो है ना, वो अगर सही बॉडी को व्यवहार करें तो डेफिनेटली वो रिवर्स की तरफ जाते ही हैं और दोबारा हेल्थ रीगेन करते ही हैं, चाहे डिजीज का नाम कोई भी हो। मैं क्या कहता हूं, आपकी बॉडी इंतजार कर रही है सही चीजों का, अल्कलाइन डाइट का, अच्छी लाइफस्टाइल का, अच्छे विचारों का, अच्छे वातावरण का। मैं कहता हूं दो तो सही, बॉडी आपका बोलता ना आंखें बिछाकर ऐसे बैठी हुई कि दो तो भैया तो मैं वापस एकदम हेल्थ की तरफ लेके चल पड़ूं। तो इसलिए एवरी डिजीज इज रिवर्सिबल इफ यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड। जी, तो जो एक मिथ है, ये कहा जाता है कि 35 के बाद बॉडी डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, क्या ये एक मिथ है या फिर से अच्छी डाइट देकर उसको रिवाइव किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा मिथ है। शरीर 80-90 साल में जाकर भी वापस रिवाइव करेगा। 90 साल में क्या, 95 साल में भी होने दो, अगर बॉडी को सही माल मिला तो ठीक है। 100% पहले की तरह बॉडी नहीं होगी, पर काफी हद तक रीजनरेट करके नॉर्मल होने की कोशिश करेगी। तो मतलब क्या है कि किसी भी एज में बॉडी फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। अभी आपने सुना होगा एक महिला जिसको मोदी ने भी अवार्ड दिया, वो 95 की एज में उस महिला ने दौड़ लगानी शुरू की उस महिला ने, और आज वो 102-3 साल की कुछ हो गई है और वो दौड़ती है। उसने स्टार्ट ही 95 से किया। अब क्या ऐसा कोई सोचेगा कि 95 की उम्र में थोड़ी कोई भागता है यार, लेकिन शी स्टार्टेड एंड शी हैज बिकम ए रनर। वो बहुत बड़ी अवार्ड विनर है वो एक्चुअली वर्ल्ड में। वो आज वो महिला के बारे में बहुत यूट्यूब पे और इस पे आ गए हैं मेरे ख्याल से, और हमारी मोदी सरकार ने, हमारे प्रेसिडेंट ने भी उसको अवार्ड दिया हुआ है। जी, तो आपने डॉक्टर शर्मा एक डाइट के बारे में बताया, दूसरा पहलू आपने बोला कि हवा, यानी पार्क में जाए, समय बिताए, खुली हवा की जरूरत है इस समय, प्राणायाम की, योगा की, पेड़ों के बीच समय बिताने की जरूरत है। तो बॉडी में अल्कलाइन लेवल अच्छा रखने के लिए ये भी बहुत जरूरी पार्ट है। और हमारे कितने पूरे दिनचर्या में कितना हिस्सा हमें खुली हवा में बिताना चाहिए? देखिए वैसे तो सच बात तो यह है कि हमारा तो हम तो हवा और धूप और क्या बोलते हैं, ये तो 24 घंटे इसी में रहना चाहिए होता है। लेकिन अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम कमरों में बंद रहने के आदी हो गए हैं, एयर कंडीशन में रहने के आदी हो गए हैं। तो कोई बात नहीं, तो कम से कम अगर सुबह 1 घंटा भी अगर हम पार्क में जाते हैं, 1 घंटा भी,
और अपने घर को एक दो चार घंटे घर को खिड़कियां विड़कियां खोल के थोड़ा सा हवा को एक्सचेंज होने देते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा घर में भी अच्छी थोड़ी एनर्जी रहती है। और 1-2 घंटा रोज पार्क में आदमी को जरूर बिताना चाहिए। और मैं भी सुबह सुबह जरूर जाता हूँ, जहाँ 99% मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जाऊँ, मैं भी रोज। कारण क्या है, अब बच गया। अब अगर स्वस्थ रहना है तो यही साधन हमारे बच गए हैं। क्यों? चारों तरफ साउंड, ट्रैफिक, पोल्यूशन और सीमेंटेड बिल्डिंग्स ने, सारे प्रिजर्व्ड फूड ने, कई दिनों के बाद मिल रहा आटा, कई दिनों के बाद मिल रहे फल सब्जियां, सब कोई ताजा तो सामान रह नहीं गया। तो उस कंडीशन में हमारे पास अब ताकत क्या रह गई कि कम से कम हवा पानी तो अच्छी तरह ले लें। हवा पानी धूप, इन तीनों को तो कम से कम अच्छा कर लें फिलहाल। जी, साथ ही आपने पानी की बात बताई। अब सब घरों में, शहरों में तो सभी घरों में आरओ लग चुके हैं, उसका पानी पिया जाता है। अब अगर दिल्ली में, मुझे दिल्ली जल बोर्ड का मेरे घर में पानी आ रहा है, लेकिन उसके साथ आरओ कनेक्टेड भी है। तो अब इसका ऑल्टरनेटिव, प्रैक्टिकल ऑल्टरनेटिव क्या है कि मैं ये मानूं कि मेरा पानी साफ भी है, स्वच्छ भी है और उसका अल्कलाइन लेवल भी ठीक है। आरओ को हटाने के बाद मेरे पास क्या ऑल्टरनेटिव बचता है, क्या विकल्प है? देखिए, पहली बात तो आरओ को तो लगाना नहीं चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि अब जो एक सिंपल फिल्ट्रेशन जो कर सकते हैं, सिंपल फिल्ट्रेशन करें। एक तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि सिंपल फिल्ट्रेशन करें, और मटका जो है ना वो पानी को अल्कलाइन बनाने में और ऑक्सीडाइज करने, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो उस कंडीशन में इसका भी उपयोग किया जा सकता है। और नहीं तो आप अगर आप थोड़ा सा पानी में जरा सा हल्का सा 2-4 बूंद नींबू डाल दें, या कभी खीरे के टुकड़े डाल के रख दें, पानी की एक बोतल जो बना के रखते हैं, पुदीने धनिया के पत्ते डाल दें, तो उससे भी फर्क पड़ जाता है। और ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। और घरों में पुराना एक हमारा भारत का सिस्टम है, हम फिटकरी जो होती थी वो पानी के अंदर घोल देते थे, तो उससे सारा जो अनवांटेड पार्टिकल्स थे वो सब नीचे बैठ जाते हैं। ये कॉमन हम बचपन में हम करते थे। और इसके अलावा वैसे मैं बताना चाहता हूँ, जो मेरा अपना अनुभव है कि मैं सुबह से रात तक मैं जनरली अनाज नहीं खाता, यानी कि कुक फूड जो है मैं कोशिश करता हूँ ना लूँ। तो मैं दिन भर चूंकि नारियल पानी, जूस, फल और सलाद वगैरह स्प्राउट्स ये खाता हूँ, तो मैं सच बताऊं तो मुझे पानी की जरूरत मुश्किल से 1 गिलास सुबह में जबरदस्ती पीता हूँ, वो भी एक हमारी ट्रेडिशन के कारण, वरना मुझे पानी की प्यास ही नहीं लगती। सच बताऊं तो क्यों, मैं तो देखो नमक नहीं खाया, पानी कहाँ चाहिए, मैंने कोई मसाला नहीं खाया, मैंने कोई सूखा अन्न नहीं खाया, तो और मेरा काम भी इतना पसीने वाला भी नहीं है। हाँ, जिस दिन कभी ऐसे गर्मी में जाना होता है पसीने में, तो डेफिनेटली कभी ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उस समय पानी की 1-2 गिलास पड़ जाती जरूरत, वरना नहीं तो पानी की जरूरत पड़ती नहीं, सच बताऊं तो इसीलिए देखिए मैं आपके साथ में बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे पास पानी का कोई बॉटल नहीं होता। क्यों मालूम है? मेरा गला सूखता ही नहीं, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया, मेरे अंदर गर्मी नहीं है। तो आप जरा सोचिए कि अगर आप नेचुरल फूड पे ज्यादा रहते हो ना, तो आपको पानी की प्यास कम लगती है। लेकिन खैर ये एक्सट्रीम बात है, लोग इतना रहना पसंद नहीं करते, वो तो खाना खाना पसंद करते हैं। तो उस कंडीशन में पानी जो है इस तरह से उसमें ये जो मैंने बताया, नींबू डाल के पीना, ये डाल के पीना, ये सब थोड़ा सा उसको काफी चेंज कर देता है, यूं समझते हैं। साथ ही आपने स्लो कुकिंग की बात की, मिट्टी के बर्तनों में कुकिंग की, स्लो कुकिंग और मिट्टी के बर्तनों में कुकिंग की बात की कि उससे उसके न्यूट्रिशन मेंटेन रहते हैं। अब मुझे नहीं लगता दिल्ली में या पूरे भारत में कोई ऐसा घर होगा जहां एल्युमिनियम का बर्तन नहीं होगा, एल्युमिनियम की कढ़ाई नहीं होगी, या फिर एल्युमिनियम का कुकर नहीं होगा। मतलब हिस्सा बन चुका है। एक तो आप हमें इसके नुकसान बताइए, और इसका फिर ऑल्टरनेटिव क्या है ये बताइए। 2-4 जो लोग, मतलब कुछ परसेंटेज ऐसी होगी जो इसको लेके बिल्कुल जागरूक हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों में जागरूकता बिल्कुल नहीं है एल्युमिनियम के बर्तनों को लेके कि ये कितना नुकसान हमारे स्वास्थ्य को पहुंचा रहे हैं, क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं ये बताइए, और फिर इसका विकल्प क्या हो सकता है। देखिए, जो लोग गांव में हैं और गांव में उनके यहाँ पे मिट्टी के बर्तन इजीली अवेलेबल है, टूट जाए तो वापस नए जल्दी मिल जाते हैं। शहरों में इसकी उपलब्धि इतनी स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा ढूंढना पड़ता है। तो शहरों में तो खैर उतना प्रैक्टिकल नहीं माना जाता। और अभी जिस प्रकार का मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, तो मैं लोगों को यूँ कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग जो है देखिए,
स्टील के बर्तन हमारे जीवन में बहुत कॉमन हो चुके हैं। तो वो एक फिलहाल सबसे सेफेस्ट मोड है जहाँ पे हम लोग अगर इसमें कोई शक नहीं है कि मिट्टी के बर्तन में खाना स्लोली कुक होता है। और जैसे आज पंजाब की मखनी दाल क्यों पॉपुलर है, क्योंकि वो धीमे धीमे पकाते हैं, एक हांडी में पकाते हैं। तो और वैसे भी हांडी सब्जी ने, हांडी दाल ये सब बड़े फेमस होते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, नाम जो है। तो इस तरह से पीतल ही अभी इस वक्त जो है हमारे पास बच गया है। एल्युमिनियम तो थोड़ा डेंजरस है हमारे खाने में, क्योंकि वो खटाई के साथ में रिएक्शन करके वो केमिकल रिएक्शन हमें बहुत नुकसान करता है। वो हमारी किडनी को डैमेज भी कर सकता है, हार्ट को भी डैमेज करता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि एल्युमिनियम के बर्तन तो घर में रहने नहीं चाहिए। और आजकल जो वो कोटेड जो पान वगैरह जो आते हैं, फ्राइंग पान वगैरह जो आ गए हैं, उनका भी ये सब थोड़े कम इस्तेमाल करें, कभी कभार इस्तेमाल करें, क्योंकि समय के साथ साथ वो धीरे धीरे उनके जो कोटिंग्स हैं वो सब उतरती रहती है और वो हमारे पेट में ही जाती रहती है। तो इनको बहुत छोटे मोटे कभी काम के लिए, क्यों देखिए अब मॉडर्नाइजेशन से बचना आसान नहीं है, हमारे जीवन में बहुत कुछ आ गया है। तो उस कंडीशन में मैं इतना ही कह सकता हूं कि 100% बचना मुश्किल होता है, तो उनका उपयोग कम करें, बस इतना ही कह सकता हूं इस तरह से। तो ये सब थोड़ा अल्टरनेटिव जो चीजें हैं कि जो स्टील के बर्तन है उस पर ध्यान दें, और तो उससे जो है आपका खाना कुकिंग जो है आप आराम से अच्छी तरह बना सकते हैं जी। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि स्ट्रेस, मानसिक स्थिति, अगर आप अच्छा खान पान ले रहे हैं, अच्छे माहौल में भी है, लेकिन अगर आपने स्ट्रेस ले लिया तो वो सबको पानी कर देता है। हाँ जी। देखिए क्या होता है, आपने अभी देखिए, आप कभी भी नोट कर लेना कि आप कई बार घर का रोज वही खाना खा रही होती हैं, लेकिन आपके दिमाग में कोई तनाव चिंता आ जाती है, तो आप देखोगे कि आपका चेहरा पीला पड़ा हुआ है, आप थोड़ी ढीली हैं, और आपका वजन धीरे धीरे 2-4 किलो कम हो रहा है। और लोग भी तुमको मिलते तो कहते हैं क्या हो गया आजकल, तुम क्या बात है, थोड़ी परेशान है, तेरा तुम कुछ खाना नहीं खा रही है क्या, दुबली होती जा रही है। तो आप जरा सोचिए कि नेगेटिव इमोशन इतना जबरदस्त होता है कि अगर एक आदमी के अगर बाल सब काले हैं ना, 1 महीना अगर वो अच्छी तरह से डर के जिए ना, तो उसके पूरे बाल सफेद हो सकते हैं, बता रहा हूं मैं। इतना जबरदस्त केमिकल बॉडी में इम्बैलेंस आता है सिर्फ एक हमारे वॉरी से, चिंता से, तनाव से और डर से। मैं कि हार्मोन बड़े खतरनाक रूप से डिस्टर्ब होते हैं। इसीलिए आदमी को जानबूझ करके जीवन की जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, यानी कि परमात्मा को धन्यवाद देना, प्रार्थना करना, लोगों को मदद करना, और अननेसेसरी जो हर बात पे चिढ़ते रहने की आदत रहती है उससे दूर रहना, ये गुस्सा करने की आदतें सब क्यों, वॉट एवर यू डू, आप कुछ भी करते हैं, प्रेम करते हैं, घृणा करते हैं, खून तो आपका जल रहा है भाई, यहाँ अच्छा बन रहा है, यहाँ जल रहा है। इसलिए वन हैज टू बिकम अवेयर कि मेरा एक एक एक्शन मुझे मार रहा है या मुझे बना रहा है। तो इसीलिए माइंड के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर और एक्चुअल में अल्कलाइन फूड के बारे में जब आज बात हो रही है ना, तो मैं सच कहता हूं कि एक बार आप नॉनवेज खाकर, आप रोटी दाल खाकर भी आप 100 साल जिंदे रह सकते हैं, ध्यान रखना। भले ही फल सलाद नहीं खाया, लेकिन एक बार नेगेटिव भाव में अगर तुम जी गए ना, तो तुम 50-60 साल में भी उड़ने लग जाओगे। इतनी बड़ी बात है माइंड की। इसीलिए आपने देखा होगा, हाँ, कि कई लोग आपने देखा ना, लोग तो मर्जी आए वैसे खा रहे हैं, लेकिन 100 साल जिंदा रहे, अपने अभी तक भी जीवित है। कारण क्या है? दे आर हैप्पी फ्रॉम विद इन। मेरे सामने बहुत एग्जाम्पल है ऐसे कि जो आदमी फल सब्जियों के शौकीन ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं उसमें मेरे पिताजी को सबसे पहले मानता हूं, बता रहा हूं मैं आपको। मेरे पिताजी करीब 95 ईयर्स में गए, लेकिन मेरे पिताजी मुझे क्या कहते थे मालूम है? अति सागा अति रोगा, जितना साग सब्जियां खाओगे उतने तुम रोगी बने रहोगे। वो मुझे उल्टा बोलते थे वो मेरे फल सब्जियां खाकर देखकर मुझे पागल बोलते थे कि तू सारे दिन यही खाता रहता। तो उन्होंने कभी जिंदगी में है ना फल सब्जियां, एक गिलास जूस पीते थे बस, उनको शौक था, और कभी कभार फल खा लिया तो खा लिया। उनकी जिंदगी में उन्होंने बहुत कम फल खाए। तो बस हाँ, उपवास बहुत करते थे, उपवास, फास्टिंग बहुत करते थे, एकादशी का उपवास, उसका उपवास, तो उसका उपवास। तो उसके कारण उनको लॉन्गेविटी मिली। क्यों? बॉडी में टॉक्सिन नहीं था, एसिड कंडीशन हाई नहीं हुआ उनका कभी।
और ध्यान करने की शौकीन थे। तो माइंड उनका देखो ना ध्यान में रहता था, पूजा पाठ में रहता था, खाना बहुत कम खाते थे। तो ये उनका लॉन्गेविटी का कारण था। और मेरे पिताजी कभी बीमार नहीं पड़े, जिंदगी भर बीमार नहीं पड़े। और सबसे अच्छी बात थी, वो तो फल सज्जा खाते नहीं थे ज्यादा, लेकिन वो 95 ईयर्स की एज में मेरे घर में नवभारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, वो बगैर चश्मे के पढ़ते थे और मैं चश्मे से पढ़ता हूँ। ये डिफरेंस था। ये डिफरेंस है माइंड का। माइंड का जी। तो इसलिए हाँ जी, हाँ जी, तो इसलिए जिस तरह आपने कहा माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ में, और इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि जब वो सर्जरी के बाद रिकवरी रेट देखते हैं लोगों का, तो जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है उनका रिकवरी रेट बहुत फास्ट होता है और लोगों के मुकाबले। माइंड इज द बिगेस्ट अल्कलाइन, माइंड इज द बिगेस्ट अल्कलाइन। और यहाँ तक कि दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर्स, दिल्ली के टॉप सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ये बताते हैं कि अगर आपने स्ट्रेस लिया तो उससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल 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 सही कहा उन्होंने। तो और वो भी अगर आप खुश हैं तो रिकवरी रेट आपका बहुत तेजी से तेज होता है। आपने कोई सर्जरी कराई, जल्दी उससे बाहर आ जाते हैं, एकदम बॉडी नॉर्मल शेप में आ जाती है। खैर, जो भी हमारा ये चर्चा हुई जिसपो हमारी फोकस थी कि कोई भी जो डिजीज है, वायरस है, वो ऐसी बॉडी में सरवाइव नहीं कर सकता जो अल्कलाइन है। तो संक्षिप्त में आप हमारे जो व्यूअर्स है उनसे क्या कहना चाहेंगे, जिससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम कंक्लूड करें? भाई देखिए, मेरा तो ये कहना है कि इस दुनिया में आए हो, परमात्मा ने तुम्हें शरीर दिया है, तुम मरते दम तक बगैर बीमारी के जी सकते हो, तुम परम स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हो, असीम ऊर्जा का, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं बगैर थकावट के, उड़ते रहते हैं, जानवर दौड़ रहे हैं बगैर थकावट के, कितना मजे से जी रहे हैं। तो भाई हम इस संसार में आकर रोगी क्यों होना चाहते हैं? थोड़ा सा चुनाव करने में जरा सा सावधानी बरतो ना, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। और दुखी दुनिया में आए हैं, आसपास में सब टेढ़े मेढ़े लोग भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, तुम कब तक प्रतिक्रिया करोगे? कम से कम ये तो आदत डाल दो कि एक्सेप्टेंस तो करो। आफ्टर ऑल हर आदमी अपने अपने कर्मों के संस्कार लेकर संसार में आया है, तुम क्यों जजमेंट करते हो कि वो ऐसा क्यों है? तो भाई तुम मुझे दुखी नहीं होना, ये समझकर अपने जीवन को हर पल आनंद पूर्वक जियो, क्योंकि जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे जीवन को आनंदित कोई बाहर से आके कोई नहीं करने वाला। यू हैव टू चूज दैट। आपको खुद अपनी जो मानसिक स्थिति है, अपनी हैप्पीनेस है, अपनी खुशी है, अपना आनंद है, उसकी जिम्मेदारी you have to search. There is no alternative. जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एनके शर्मा, नेचुरोपैथ, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, इतनी महत्वपूर्ण विषय पर इतनी जानकारी देने के लिए हमें, हमारे दर्शकों को अल्कलाइन जो चीजें हमने शायद कभी सुनी नहीं होंगी उसके बारे में बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि डाइट भी कैसी लेनी चाहिए आपको, जो हमारी ट्रेडिशनल जो डाइट रही है, अन्न के जो आपने बताया, अन्न या जो एनिमल प्रोटीन है, या फिर जो रिफाइंड चीजें हैं, रिफाइंड ऑयल है, या फिर एल्युमिनियम के बर्तनों में पका हुआ खाना है, वो कितना नुकसानदायक है। और अज्ञानता के चलते ये सब चीजें अनजाने में प्रैक्टिस होती चली जा रही हैं, और वो हमें कितना नुकसान पहुंचा रही है, हमारे शरीर को किस तरफ ले जा रही है, इससे हम अनभिज्ञ रहते हैं। और जिस तरह आपने बताया कि खुली हवा में सांस लेने का कितना महत्व है, पार्क में जाइए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, और सबसे जरूरी है कि अपनी स्टेट ऑफ माइंड है उसको अच्छा रखिए, खुश रहिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे और कोई डिजीज, कोई वायरस आपके पास फटक भी नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद सब दर्शकों को, मैं बहुत सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। सब स्वस्थ रहें और सब सुरक्षित रहें। थैंक यू। थैंक यू।